हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी को एक बार विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए सीधे आज की सेशन की ओर चलते हैं। अगर x एक अपरमेय संख्या है और y अपरमेय है तो x प्लस वाई क्या होगा? x इज इरेशनल नंबर एंड y भी इरेशनल नंबर है, तो x और y क्या होगा? ऑलवेज अपरमेय होगा। देखिए, दो अपरमेय संख्याएं, एक √3 ले लेते हैं और दूसरा हम √3 - 1 ले लेते हैं। ये दोनों क्या है? अप्रमेय है। बट अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये अप्रमेय आएगा? कहिएगा सर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब भी 0 आएगा तो 0 क्या है? एक प्रमेय संख्या है, तो ये हमेशा अप्रमेय नहीं आएगा। यह हमेशा प्रमेय आएगा तो नहीं आएगा। अगर हम -3 नहीं लेंगे, अगर इसके ऊपर जोड़ ले लें, सिर्फ x के जगह पर माइनस ना लेकर √3 प्लस √3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3। ये क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। ये भी नहीं होगा। अगर प्रमेय x और y अप्रमेय ले लें, अगर x बराबर -y ले लें, तो x बराबर -y ले लें, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर x के जगह पे हम √3 लिए, y के जगह पर -√3 ले लिए, तो x जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों को 0 करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा? ये प्रमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB 7, BC 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर है। tan C प्लस sin C प्लस 2 cot A का मान ज्ञात कीजिए। जब हमको 7, 24 और 25 दिख रहा है तो एक ट्रिपलेट नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल कैसा है? समकोण त्रिभुज के जैसा। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। AB जिसका 7 सेंटीमीटर है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B क्या है? 90 डिग्री। AB 7 सेंटीमीटर, AB हमारा 7 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है tan C प्लस sin C प्लस 2 cot A का मान ज्ञात कीजिए। tan C प्लस sin C प्लस 2 cot A का मान ज्ञात कीजिए। tan C के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और उसके नजदीक वाला कोण क्या होगा? तो आधार यानी बेस होगा। तो tan C बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 7/24 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन सी के सामने वाला जो कोण ये लंब हो जाएगा, हाइपोटेनस जस का तस रहेगा। 7/25। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट ए का मान पूछ रहा है तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 7। लंब कितना हो जाएगा? 24। 7/2 गुने 7/24। सबसे पहले इसका और इसका हम कर लेंगे। तो 7 दूनी 14 और 7 21/24 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 तिया 21, 8 तिया 24, 7/8। अब जोड़ देंगे 7/8 जोड़ 7/25, 7/8 जोड़ 7/25। 25 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 200। 25 सत्ते 175 और 25 8 बार में 8 सत्ते 56। दोनों को ऐड कीजिए। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 2, 231/200। 231 को 200 से भाग देना है। 2 से भाग देते हैं तो 115.5/100। जब हम फिर इसको 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहां से आके कहाँ जाएगा? 2 अंक के बाद 1.155 क्या हो जाएगा? 1.155। 1.155 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा। इसमें सिर्फ यही देखना है tan C sin C कैसे निकालेंगे। tan C लिखाएंगे, जो इसका नजदीक वाला ये जो होगा ये इसका बेस हो जाएगा। जो सामने वाला कोण होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर इतना हमारे पास नॉलेज है, इस प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोनू और मोनू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सोनू मोनू से 20% कम कुशल है तो अकेले काम करते हुए सोनू उस काम का
40% कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सोनू और मोनू का मिलकर एक काम को 30 दिनों में करता है। यदि सोनू मोनू से 20% कम कुशल है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यदि सोनू मोनू से, तो सोनू है और मोनू, सोनू जो है मोनू से 20% कम है। अगर मोनू का एफिशिएंसी अगर 5 है तो सोनू का कितना हो जाएगा 4। ये हम क्षमता का रेशियो लिखे 5:5:4। सोनू और मोनू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करता है। यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा हमारा, टोटल काम कितना निकलेगा 9×30, टोटल काम हमारा निकल गया। तो अकेले काम करते हुए सोनू उस काम का 40% कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब उसी काम को अकेला करते हुए सोनू उस काम का 40% कितना दिन में करेगा? ये टोटल काम है, इसका 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो कौन करेगा? सोनू। सोनू का एफिशिएंसी कितना है 4 से, गुना 4 कर दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 5 चौका 20, 0 खत्म, 9×3=27। तो सोनू उस काम को कितने दिनों में कर देगा? 27 दिनों में। देखिए प्रश्न है, यदि सोनू मोनू से 20% कम कुशल है, सोनू अगर मोनू 5 एफिशिएंसी है तो उसे 20% कम, सोनू का एफिशिएंसी क्षमता आ गया 4। दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में करता है, तो 30×9 टोटल काम निकल गया 30×9। अब कह रहा है सोनू उसी कार्य का 40% कार्य कितने दिनों में करेगा? 40% कार्य, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। कौन काम कर रहा है? सोनू। सोनू की क्षमता कितना है 4 से, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 27 डेज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है। यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है और यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी? जीवा की, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या देखते ही हम लगा सकते हैं आंसर 4√2 होगा। कितना हो जाएगा? 4√2। कैसे? आइए देखते हैं। एक वृत्त है, ये इसका जीवा है जो सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण 90 डिग्री का बनाया, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसकी? जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर हम सेंटर से एक लंब खींच दें, परपेंडिकुलर खींचे, तो जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। हम लोग थ्योरम जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये टोटल 8 है, ये कितना हो जाएगा? 4। ये भी 4 का हो जाएगा, 4 में बांट देगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अगर हम इस पे एक लंब डालते हैं, ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? कहिएगा सर 45 डिग्री। ये भी कोण 45 डिग्री। जब दो कोण 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के सामने 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। जब 4 होता है तो हम समकोण त्रिभुज एक देखते हैं, सभी को पता होगा, एक 90 डिग्री है, ये कोण 45 है, ये कोण भी 45 है। ये क्या रेशियो होता है? 1:1 और √2 का रेशियो होता है। 1:1 √2 का रेशियो होता है। तो ये 4, इसका ये कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 4√2। एक तरीका तो आप ये है, दूसरा क्या करते हैं, आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं। एक भुजा दिया हुआ है, उसके सामने की 2 भुजा आप निकाल सकते हैं। एक भुजा अगर आपको पता हो जाए तो दूसरा भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस प्रश्न को कोसाइन रूल से भी बना सकते हैं, नॉर्मली इससे बना सकते हैं। हम क्या किए, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का एक कोण बनाता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर जो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो टोटल जीवा 8 सेंटीमीटर था यहाँ से वृत्त का जीवा, तो ये 4 में बांटेगा वृत्त का जीवा। ये 4 हो गया, तो ये 90 डिग्री पे विभाजित करती है। ये 90 थी, 2 कोण बराबर होगा, ये 45, तो ये भी 45। जब ये 45 तो यहाँ 4√2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का त्रिज्या हमको दिया हुआ है और उसे केंद्र के बीच की दूरी भी हमें पता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है?
कॉर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का सेंटर ओ हो गया, यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त का त्रिज्या कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये त्रिज्या है तो ये भी वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो एक समकोण त्रिभुज में 5, 12 और इसका ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये भी 12। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, उस रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ 12 कितना? 24 सेंटीमीटर। आप सिंपल सा भी देख सकते थे, एक समकोण त्रिभुज में 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट है, ये त्रिज्या है, ये 12 एक कॉर्ड होगा तो इसका दुगुना कर दीजिएगा, कॉर्ड की लंबाई आप यहां से भी निकाल सकते थे 24। सिर्फ एक थ्योरम याद होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री है, अंत बिंदु पर जीवा और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के बीच के कोण का मान कितना होगा? एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री है, एक वृत्त है, ये एक जीवा है, जो सेंटर पे ओ पे, ये सेंटर है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अंत बिंदु पर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? एक को यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनाएगा। देखिए, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 120 डिग्री है और उसका दो कोण बराबर हो तो क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या r है तो ये भी r हो जाएगा, ये 120 डिग्री है तो ये दो बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री में एक कोण 120 डिग्री है, दो बराबर हैं, तो 60 डिग्री जो बचा उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये टेंजेंट लाइन, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। ये टोटल कोण कितना हो जाएगा? कहिएगा सर ये टोटल 90 डिग्री है, टोटल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है, कहिएगा सर 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये टोटल कोण 90 डिग्री है, दो एक त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री, ये दोनों रेडियस है, ये बराबर है, ये 30-30 हो जाएगा। 90 में से एक कोण 30 डिग्री, तो दूसरा कितना? 60 डिग्री। एक बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 7:10 है। यदि बेलन का आयतन 126-72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सभी लोग को इसका फॉर्मूला पता होगा, 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). पाई में हमको क्या मिला? 22/7 मतलब 11। तो हम ऑप्शन देखेंगे, 11 से अगर कोई भी ऑप्शन डिविजिबल है तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए 8 2 10 0, 8 2 10, ये 11 से नहीं है। 8 3 11, 4 2 5, ये भी नहीं है। 2 1 3, 2 1 3, ये हो सकता है। 8 6 14, 4 2 6, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है हमारा जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ हम 11 का डिविजिबल चेक करके टिक लगा के निकल जाएंगे, बट अभी हमें सीखना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा प्रश्न। आंसर हमारा आ गया है 21/12। देखिए, एक बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 7:10 में है।
बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कहिएगा सर 2πr/h। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। ये दिया हुआ है 7:10 में। इसको हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियो में। यहां से 2πr खत्म, h बराबर 7x और r बराबर यहां से हमको आ जाएगा 3x, दोनों का। बेलन का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, तो यहां से हम इसका x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ये कितने के बराबर है? 12672 के बराबर। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 3x और h का मान 7x। ये बराबर है 12672 के बराबर। काट दीजिए जो कट रहा है। 7 से 7 खत्म, 3 से ये कट रहा है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। फिर 3 से कटेगा, 14 तिया 42, 0 8, 1408। 22 से भी ये कट रहा है संख्या, देखिए 22 छक्के 132, 6, 22 छक्के 132 और 8 और 22 चौका 88, 64। एक्स क्यू बराबर यहां से आ गया 64। एक्स का मान कितना निकल गया हमारे पास? 4। तो ये हमारा कितना निकल गया? 28 हाइट हो गया। त्रिज्या कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2 गुने 22/7। r का मान कितना है? 12 और h 28। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 चौका 28, 12 चौका 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, 192 गुने 11, 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 1 1 11, 1 1 2, 21 12। आंसर कितना आया हमारा? 21 12। आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका था, हम सिर्फ 11 का डिविजुअल चेक करके ऑप्शन को चेक करके आंसर लगा सकते थे। बट बेसिक बनाने के लिए ये चीज हम सीखे। क्या था? यहाँ से बेलन का वर्ग पृष्ठीय दिया हुआ था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, वहां से हम त्रिज्या और हाइट उसका निकाल लिए। जब हाइट और त्रिज्या का रेशियो पता हो गया तो वहां से फिर हम बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त अंकित है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, देखिए पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त है। पी क्यू आर एक त्रिभुज में एक वृत्त अंकित है जो भुजा क्यू आर, पी आर और पी क्यू को क्रमशः, पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू और आर त्रिभुज है जिसमें क्यू आर को एस पे, क्यू आर को एस पे, इसको यू पे, इस पे टी पे विभाजित करती है, बिंदुओं पे स्पर्श करता है। ठीक है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है मान, पी क्यू बराबर है क्यू आर प्लस 5 और पी क्यू बराबर है पी आर प्लस 2 के बराबर। और यदि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, या तो आप सभी लोग जानते होंगे ये वृत्त का स्पर्श रेखा है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा, आप इससे दोनों को बराबर कर दीजिए, फिर ये स्पर्श रेखा बराबर होगा। या एक तरीका से और बना सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। दिया हुआ एक परिमाप 32 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का योग जो दिया हुआ है वह 32 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा क्या हो जाएगा? पी क्यू, क्यू आर जोड़ पी आर बराबर हमारा दिया हुआ है 32। ठीक है। पी क्यू हम पी क्यू लिख दिए, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर पी क्यू माइनस 5। बोलिएगा जी बिल्कुल। पी आर बराबर लिख सकते हैं पी क्यू माइनस 2, यहां से पी क्यू माइनस 2 बराबर 32। ठीक है। ये पी आर क्यू 2 इधर आ जाएगा तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस 2, यहां से हमारा क्या निकल गया? 3 पी क्यू माइनस 7 बराबर 32।
3PQ बराबर 39। यहां से PQ का मान कितना निकल गया हमारा 13। PQ बराबर कितना आ गया 13। हमसे क्या पूछ रहा है PR का मान क्या पूछ रहा है। किसी एक में रख दीजिए आप, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, ये इसमें रखिए। PQ बराबर हमारा 13 है, PR प्लस 2 है। यहां से PR कितना निकल जाएगा, कहेगा PR बराबर 11। कितना निकल गया PR बराबर 11 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आप इसको x मानिए, इसको x+5 मानिए, जो भी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मान के बनाएंगे। बट उसमें कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन आसान है। ए और बी दोनों 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। ए द्वारा 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज बी के द्वारा अपने निवेश पर 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। यदि बी ने ए से 1200 रुपया कम निवेश किया तो ए का निवेश मूलधन कितना था। आपको यहीं से पता चल रहा है कि 5% 4 वर्ष के लिए, 5 चौका 20, और 5% 6 वर्षों के लिए, 5 गुने 6 कितना हो जाएगा 30। 0 0 खत्म हो जाएगा। ए 2 रुपया, बी 3 रुपया, दोनों का अंतर दिया हुआ है 12,000 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, बी का राशि कितना होगा। एक के बराबर 12 है तो 3 के रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 36,000। देख के आप सिंपल लगा सकते थे ऑप्शन, माइंड में कैलकुलेशन करके प्रश्न को हल कर सकते थे। आइए देखते हैं। ए रुपया निवेश किया 5 साल तक 5% ब्याज की दर से। ए रुपया निवेश किया 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, इसका ऐसा है। बी कहता है क्या, ए से 1200 रुपया कम निवेश किया। बी का जो होता है ए से 12,000 रुपया कम निवेश किया 5% ब्याज प्रतिशत दर से 6 वर्ष के लिए। दोनों एसआई हमारा क्या है बराबर है, दोनों एसआई को हम बराबर कर दी। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 बार में 2 बार में 2a बराबर आ जाएगा। यहां से गुना कीजिए 3a माइनस 3600, 36,000। ए बराबर कितना कहिएगा 36,000। इतना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे। ए बराबर कितना आ गया हमारा 36,000। एक साझेदारी में पी क्यू और आर का क्रमशः 50,000, 60,000 और 70,000 रुपया का निवेश किया। यदि कुल लाभ हमें दिया हुआ है 24,000 रुपया, तो क्यू को कितना लाभ मिला। लाभ को हम किसके अनुपात में बांटते हैं, लाभ को हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट रहे, नियत समय के लिए करें, तो फिर लाभ को किस अनुपात में बांट देंगे, कहेंगे सर जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी अनुपात में वह लाभ बढ़ जाएगा। पी क्यू आर, इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए सभी में 4 जीरो कॉमन है, काट दीजिए। प्रॉफिट का रेशियो हमारा जब आ जाएगा 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 के रेशियो में। यदि कुल लाभ 24,000 है, हमारा कुल लाभ कितना है 6, 5, 11, 7, 18, 24,000 तो प्रश्न के अनुसार कुल लाभ, हमारा कुल लाभ कितना है 18 रुपया के बराबर। तो क्यू को कितना लाभ मिला, क्यू का लाभ कितना है 6, गुना 6 से कर दीजिए। यहां से आपको क्यू का लाभ निकल जाएगा, किसका क्यू का। 6 18, 3 से काटिए 8 24, 8,000 रुपया किसको मिलेगा क्यू को। क्यू को कितना रुपया मिलेगा 8,000 रुपया। प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटते हैं, सभी लोगों को पता होगा। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट रहे तो प्रॉफिट किस में बटाएगा, जितना पूंजी लगाया उसी अनुपात में लाभ वितरित होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्या 5:8 अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 11:17 हो जाता है। तो मूल दो संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए दो संख्याएं 5:8 में है, 5:8 में है दो संख्या। प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है, +12 जोड़ 12। जोड़ देने के बाद जो नया रेशियो बनता है हमारा, वो रेशियो है 11:17 का, 11:17। या तो आप 5x + 12
और 8x प्लस 12 बराबर 11/17 करके निकाल सकते हैं। वहां से जो x का वैल्यू होगा उससे निकाल सकते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। देखिए 5 को 17 से गुना कीजिए, 11 को 8 से, 17 पचे 85, 11 अठे 88, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 11 17 पचे 85, 11 अठे 88, दोनों का डिफरेंस कितना, 3 का। 17 और 12, 17 गुना 12 कर दीजिए, 17 गुने 12, 11 गुने 12, मतलब दोनों का डिफरेंस 6 है। तो 12 गुने 6 कितना हो जाएगा, 72। 12 गुने 6 कितना हो जाएगा, 72। यहां से एक रेशियो का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूल दो संख्याओं का योग, योग कितना है, 13। 13 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, 13 गुने 24 कर, 24 दिया 72, 4 2 2 7 से 11, 312, कितना आ जाएगा हमारा, 312, कितना आ जाएगा, 312। या तो आप एक एक्स से बना सकते हैं। एक्स से कैसे बनाइएगा, दो संख्या 5x, यहाँ 5x जोड़ 12 दे दीजिए, फिर 8x जोड़ 12 बराबर 11/17, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं आप, या इस तरीका से बना सकते हैं। ये मेथड हमारा सेकेंड हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1812 रुपया में वह न्यूनतम 1812 में वह न्यूनतम मान क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 7, 11 और 14 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए, या तो आप इसमें जोड़ के देखिए ऑप्शन के थ्रू, जो पूरी तरह 11 से डिविजिबल हो जाए या 7 से डिविजिबल हो जाए। एक तरीका तो ये है, इसमें हम 12 जोड़ते हैं तो 1824 होता है, 1824 ऑप्शन के थ्रू देख रहे हैं। क्या यह 11 से डिविजिबल है, तो 8 4 12, 2 1 3, 11 से नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। 36 जोड़िए, कितना होगा, 1848, 8 8 16, 4 1 5, ये 11 से कट रहा है, ये हो सकता है। जब यही ऑप्शन आया तो हम ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, 11 से कट रहा है। या एक तरीका तो हो गया, हम डिजिबल चेक कर लेंगे 11 का संख्या को जोड़ के, बट बेसिक से अगर हमें बनाना है तो 7, 11 और 14 से विभाज्य कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा हम ले लेंगे 7, 11 और 14 का एलसीएम, 7, 11 और 14 का एलसीएम, 7, 14, 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 11, 14 गुने 11 कितना हो जाता है, 154। अब 1812 में 154 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही संख्या उतना जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह पूरी संख्या 7, 11 और 14 से डिविजिबल हो जाए। 154 को भाग दीजिए, 154 को भाग देना है 1812 से, एक बार में लगेगा 154, ये 27 हो गया, ये 2। जब भी हमारा वह न्यूनतम संख्या पूछे, क्या पूछ रहा है हमसे, न्यूनतम पूछे, तो जितना बार में भाग लगेगा उससे एक ज्यादा अंक संख्या से हम भाग देंगे। अगर कोई संख्या 2 बार में कट रही है तो उसको हम 3 बार से भाग दे देंगे। देखिए 154 को ये संख्या एक बार में लगेगा, लेकिन हम इसको भाग देंगे कितना से, 2 से। 2 से क्यों देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 308, ये डिफरेंस कितना, 36, संख्या में अगर 36 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। अगर हम इसको 1 से भाग देते तो 154 आता है, जो हमारा शेष बचता, फिर उसको हम 154 से माइनस करते, तब संख्या में जोड़ते। ये जोड़ने से बचाने के लिए हम क्या किए, एक ज्यादा से भाग दे दिए, जो ये संख्या हमारा बचा अंतिम में वही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या में जुड़ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो हम ऑप्शन के थ्रू देख लिए, 11 का डिविजिबल चेक कर लिए, दूसरा बनाने का ये तरीका हम सीख लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ 12 है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1 में हो तो दोनों संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, दोनों संख्या क्या होगी। जिनका एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 144 होना चाहिए, एलसीएम, और एचसीएफ कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब ऑप्शन के थ्रू हम देख लेंगे कौन संख्या का एलसीएम 144 और एचसीएफ 12 होगा। इसका एलसीएम 144 और एचसीएफ 12 हो जाएगा। इसका एचसीएफ तो 12 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम 44 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो गया जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। हम बेसिक में नहीं जाएंगे इस प्रश्न में क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। कल के क्लास में हम आपको बताए थे किसी भी संख्या में अगर कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कोई गुना किया जाए या भाग दिया जाए, वह डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है, रेशियो पे पड़ता है। अगर संख्या में हम कुछ संख्या जोड़ दे रहे हैं तो रेशियो जितना हमारा एवरेज जितना है उसमें हम उतना संख्या जोड़ देंगे। अगर कुछ घट रहा है तो एवरेज में उतना घटा देंगे। अगर गुना कर रहा है तो उतने से एवरेज में हम गुना कर देंगे। अगर भाग देना है तो हम एवरेज में उतना से भाग दे देंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दी जाए, तो हम संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एवरेज को 7 से माइनस कर देंगे। 45 हमारा पहले एवरेज था, इसमें 7 माइनस कर दिए, हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 38 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 38। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000, यदि 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है तो औसत वेतन 500 से बढ़ जाता है। कंपनी में मूल रूप से कर्मचारियों की संख्या क्या है, मतलब स्टार्टिंग में जो कर्मचारी था उसकी संख्या क्या है। एवरेज का प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको एवरेज से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं। देखिए ये पुराना था, ये नया आया और बीच वाला हमें 500 से बढ़ जाता है, तो इस प्रश्न को हम आसानी तरीका क्या है हमारे लिए, एलिगेशन। हम एलिगेशन लगा दें। 20,000 हमारा मूल था, कितना था, 20,000, ठीक है। एक नया आने से कितना हो जाता है, 50,000। अब कहता है कि नया कर्मचारी कंपनी में शामिल होने से औसत वेतन 500 से बढ़ जाता है। पहले औसत वेतन 20,000 था, औसत वेतन कितना हो जाएगा, 20,500। एलिगेशन लगा दीजिए। क्या लगाना है, एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, सभी लोग को पता होगा। एलिगेशन कहता है कि बड़ा डाटा में से छोटा वाला डाटा को माइनस करो। इस दोनों में बड़ा वाला डाटा कौन है, तो 20,500 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 500। इस दोनों में से बड़ा वाला डाटा कौन है, तो 50,000 में से इतना माइनस करेंगे, 29,500, ठीक है। जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक बार में 5 से यह संख्या कटेगा, 59 बार। प्रश्न कह रहा है कंपनी में मूल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, मूल कितना था, 20,000, मतलब ये कितना के बराबर, 59, ये हमारा क्या हो गया, मूल। और नया नया कितना लोग आया, एक लोग आया नया। एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन, यदि 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी, एक का वैल्यू 1 है तो 59 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक है तथा सी जो है ए और बी के योग से 30% कम है, तो सी ए का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, 50% अधिक, ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 150। सी जो है ए और बी के योग का 30% कम है, सी जो है ए और बी के योग 250 के योग का 30% कम है, कितना, 70/100। 1 0 2 0 1 0 2 0। हमारा सी का कितना होगा, 25 गुने 7 175, ठीक है। सी ए का कितना प्रतिशत है, हम क्या बताए थे आपको प्रतिशत में, जिसमें का लगा रहे हैं वह नीचे आता है। सी ए का तो सी ऊपर आ जाएगा 175, ए का ए कितना है 150 का कितना प्रतिशत है, उन्हें 100% कर दीजिए। 25 छके 150, 25 सत्ते 175, 7/6, 7/6 का अर्थ क्या होता है, 1/6 होता है 16.66%। 7/6 कितना हो जाएगा, 116.67%। 100 ये कितना हो जाएगा, 116.67%, 116.67%। 1/6 होता है हमारा 16.66%। 7/6 कितना हो जाएगा, 116.67%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटरी में मरम्मत के कारण
पटरी में मरम्मत के कारण अगले 60 किलोमीटर तक की इसकी गति 40 किलोमीटर कम हो जाती है। पूरी यात्रा में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमसे क्या पूछ रहा है? कुल समय। तो 100 किलोमीटर की दूरी वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो मतलब कुल कितना टाइम में कर लिया होगा 100 किलोमीटर? कहेगा सर 100 किलोमीटर की दूरी वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, अगले 60 किलोमीटर की दूरी 50 में, पहले 50 किलोमीटर उसकी गति था, उसका गति 40% से कम हो जाता है। तो 50 पहले था, उसका 40% से कम होना यानी 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। तो कहिएगा सर टोटल 2 आवर्स जोड़ 2 आवर्स, टोटल कितना आवर लगेगा? 4 घंटा। टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। नॉर्मली से आप देख सकते थे ये 50 100 कितना 2 घंटा, यहाँ 40% कम हो जाता है, ये 30, ये 2। आप ऑप्शन आसानी से प्रश्न को देखते ही आंसर लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन के बाद 6 आदमी काम को छोड़ देता है। शेष आदमी को कितने दिनों में काम पूरा कर देगा? 18 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क यहां से हम निकाल सकते हैं। 18 गुने 20, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 360। 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन तक 18 आदमी ने काम किया होगा। 18 गुने 10 दिन तक काम किया होगा, ये 180 काम कर लिया। तो शेष कितना काम बचा? शेष 360 माइनस 180, शेष काम 180। 6 आदमी काम को छोड़ देता है। पहले आदमी कितना था? 18। अब आदमी कितना बच गया? 12। ये कितने दिनों में करेगा? कहेगा सर 15 दिनों में। कितना दिनों में? 15 दिनों में। 18 गुने 20 टोटल काम हो गया हमारा 360। 10 आदमी 18 दिन तक काम करता है, 180 काम किया होगा। शेष हमारा क्या? टोटल 360 में 180 काम हो गया। कितना काम शेष बचा? तो 180 काम शेष बचा। 6 आदमी काम को छोड़ देता है। शुरू में 18 आदमी काम करता था, फिर 6 आदमी छोड़ देने के बाद काम कितना आदमी बच गया था? 12 आदमी। 12 आदमी उसी काम को 180 काम को कितने दिनों में करेगा? तो 180 बटे 12 कितना हो जाएगा? 15 दिन में यह काम को समाप्त कर देगा। यदि ए 2050 की कीमत वाले सामान पर 26% की छूट की दर से खरीदारी करता है तो उसकी कुल बचत कितनी होगी? जितना प्रतिशत का वह छूट देता है वही उसकी खरीदारी होगा, जितना उसको छूट मिलेगा। 250 का 26% निकाल दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। 250 का 26% निकाल दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 13 दूनी 26, 5, 41 बचे। 41 गुने 13, 41 गुने 13 कितना हो जाएगा? 127, 1 4 3 3 5, 533 कितना आ जाएगा? 533। आंसर कितना हो गया हमारा? 533। एक आदमी 250 की कीमत पर सामान पर 26% का छूट देता है, खरीदारी करता है। जितना हमको छूट मिलेगा वही हमारा बचत हो गया। अंकित मूल्य से 25% घटाने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 7200 रुपया है। यदि छूट 30% तक बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब एक सूची मूल्य पे 25% का छूट दिया जाता है तो वह विक्रय मूल्य उसका 72% के बराबर है। तब जब 30% बढ़ा दी जाए तो कितने के बराबर है? ये सिंपल सा है। 75% विक्रय मूल्य जब हमारा होता है तो ये बराबर कितना है? 7200 के बराबर। ठीक है, जब छूट 30% कर दिया जाए यानी विक्रय मूल्य 30%, ये 70% जब हो जाता है तब ये कितने के बराबर? यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा निकाल दीजिए। 7200 75 के बराबर है तो हमको 70 का डाटा निकालना है। कितना का? 70 का। यही हमसे पूछ रहा है। आइए काटिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 24 तिया 72, 24 गुने 6 96 गुने 7, ठीक। 0 7 छके 42 के 2 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 6720 रुपया। 25% घटाने के बाद विक्रय मूल्य 7200 रुपया है, यानी 7200 किसका वैल्यू है? 75 का। तो हमें 70 का वैल्यू निकालना है, आसान से हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो बर्तन ए और बी में क्रमशः 20 लीटर और 30 लीटर का तरल मिश्रण है। दो बर्तन है ए, एक बर्तन है ए, इसमें तरल मिश्रण है 20 लीटर। एक बर्तन है बी, इसमें तरल मिश्रण है 30 लीटर। ठीक है,
20 लीटर और 30 लीटर का तरल मिश्रण है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह 3:2 में है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह हमारा है 4:1 में। ठीक है। यदि दोनों बर्तन की पूरी सामग्री को एक बड़े बर्तन के सामग्री में डाल दिया जाता है, दोनों बर्तन की पूरी सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, अच्छी तरह से मिलाया जाए, तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ से हम दूध, यहाँ से भी दूध लेकर ऐड कर देंगे तो तीसरा मिश्रण निकालें। 5 का वैल्यू 20 के बराबर है, ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट 20 के बराबर है, यानी 4 गुना है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, ये 12 मिल्क हो जाएगा, ये 8 वाटर। ये 5 यूनिट टोटल है, 5 30 के बराबर, ये 6 गुना है, 6 चुका 24 गुने 6। यहाँ तीसरा मिश्रण जो हम सी लिए उसमें नया क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर। तीसरा मिश्रण में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क 12 जोड़ 24, वाटर कितना 8 और जोड़ 6, 36 अनुपात 14, 18:7 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 18:7 का। नया मिश्रण में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा 18:7 में। कुछ नहीं करना था, दो मिश्रण था, एक 20 लीटर का, एक 30 लीटर का। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। ये 5 रेशियो का वैल्यू 20 के बराबर है, तो एक रेशियो 4 के बराबर, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ मिल्क 12 वाटर 8, यहाँ 5 रेशियो का वैल्यू 30 का है, एक रेशियो 6 के बराबर है, यहाँ मिल्क हो जाएगा 24 और वाटर 6। मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दिए और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बहुत ही आसान सा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/3, 3 को 1/2 लिख सकते हैं और 5 को 1/6 लिख सकते हैं। कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम हर का एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम लेने के बाद हम क्या आ जाएगा हमारे पास, हर का हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हर का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना 6 है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 कोमा 3 का पावर 3 कोमा 5 का पावर 1, ये 2 दूनी 4, 3 का पावर क्यू 27, ये 5। हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है, तो बड़ा हमारा क्या हो गया, ये किसका अर्थ, मतलब बीच वाला √3। सबसे बड़ा कौन है हमारा, √3। कुछ नहीं किया, ये फॉर्म से इस फॉर्म में हम लिख दिए। उसके बाद क्या किए, हर का हम एलसीएम ले लिए। हर कितना था 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से गुना कर दिए। 1/3 को 6 से गुना करेंगे 2 का पावर 2, 1/2 को 6 से गुना करेंगे तो 3, ये 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदु 1 - 3 से गुजरने वाली ढलान 2 है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब स्लोप m, स्लोप को क्या कहते हैं m बराबर हमारा दिया हुआ है -2। अब ऑप्शन में हम देख सकते हैं किस ऑप्शन में होता है, तो जब समीकरण इस रूप में, समीकरण हमारा किस प्रकार का होता है, तो y बराबर mx + c। आप यहां से भी देख सकते हैं m के जगह पर -2 कहाँ है, तो कहिएगा सर एक ही ऑप्शन में m के जगह पर -2 है, यहाँ से हम टिक लगा के आसानी से निकल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। बट दो बिंदु के रेखा का समीकरण भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कभी काल ऑप्शन 2 दे देता है, जब ऑप्शन 2 दे देता है तो हमें पता होना चाहिए दो बिंदु के बीच के रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। दो बिंदु के बीच के रेखा का समीकरण होता है y1 बराबर m इंटू एक्स इंटू x1। ये हमारा x1 है, ये y1 है। पुट कर दीजिए, यहाँ पे रेखा का समीकरण होता है y के जगह पर y, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा +3 बराबर m के जगह पर कितना है, स्लोप हमारा कितना है -2, x - 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। y जोड़ 3 बराबर -2x + 2, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर
-2x प्लस 2 -3। y बराबर क्या निकल के आएगा? -2x -1। y बराबर -2x -1। हम सिंपल यहां से भी निकाल सकते हैं, समीकरण हमको पता है y बराबर mx प्लस c होता है, जहां m क्या है? m इक्वल टू स्लोप। m क्या है? mx स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ एक समरूप हैं। तो त्रिभुज समरूप है, उसके परिमाप का अनुपात 3:4 है। शीर्ष P से माध्यिका की लंबाई शीर्ष X से माध्यिका की लंबाई का अनुपात क्या होगा? जो हमारा परिमाप का रेशियो होगा वही उसके माध्यिका का भी रेशियो होगा। तो हम लिखेंगे 3:4 हमारा आंसर आ जाएगा। सभी लोग को पता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या क्या बराबर होता है? कहिएगा सर S1 बराबर होता है S2 के बाद, साइड बराबर होता है, परपेंडिकुलर बराबर होता है इसका, हाइट बराबर होता है H1/H2 के बराबर, मीडियन बराबर होता है M1/M2। ये सारा चीज बराबर, ये सारा चीज का स्क्वायर होता है √Q1/Q, एरिया का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपल सा दोनों चीज का बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई समांतर बीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, एबी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है, जिसमें डीई पैरेलल है बीसी, डीई समानांतर है बीसी। डी पैरेलल है बीसी, एबी को डी पर, एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एडी बराबर 5 है, एडी कितना है? 5 और डीबी 7, एडी बराबर 5, डीबी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा एई बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ये एई का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। सभी लोग को पता होगा जब दो त्रिभुज, एक त्रिभुज कि बेस के समानांतर ये हो, दूसरा पैरेलल हो, तो क्या लिखते हैं हम? जब DE पैरेलल हो BC के, जब DE पैरेलल हो BC के बराबर, हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/ क्या होता है? इस दोनों का रेशियो बराबर होता है। AD कितना दिया हुआ है? 5, DB कितना है? 7, बराबर होगा AE कितना है हमारा? 10, ए कितना हो जाएगा? x। ये इसका 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना? 14। ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता होगा जब बेस के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए तो DE पैरेलल BC बराबर होता है इसका रेशियो, इसके रेशियो बटे ये इसके बराबर होता है। मतलब ये इसका जितना गुना है ये भी इसका इतना गुना हो जाएगा। तो AD/DB बराबर AE/EC होता है 5/7 बराबर 10/x। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 14। आज का क्लास यही खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।